एक वार्निंग। हो सकता है कि अगर आपका जो दिल है वो ज़िंदगी की कठिनाइयों की वजह से कठोर हो गया है, हार्डन्ड हो गया है, सख्त हो गया है, इंडिफरेंट और स्केप्टिकल हो गया है, तो ये कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों से इतने आंसू बहें कि वो सब कुछ पिघल जाए। ग्रैटिट्यूड की कहानी सुनो। हो सकता है कहानी थोड़ी बच्चों जैसी लगे, लेकिन इसका सार जो है वो समुद्र से भी ज़्यादा गहरा है। इसलिए पॉसिबल है कि ये कहानी सुनने के बाद आपका अभी इसी वक्त राइट हियर राइट नाउ अपने ही जीवन को देखने का नज़रिया बिल्कुल परिवर्तन हो जाए 180 डिग्रीज। तो अगर अच्छा समय चल रहा है तो भी ये कहानी सुने, मध्यम सा चल रहा है तो भी सुने, और अगर कुछ बुरा सा वक्त चल रहा है तब तो डेफिनेटली बिना इंतज़ार करे इस कहानी को अभी सुनिए और फिर आगे भी शेयर करिए। वैसे अगर छू गई तो वो शेयर तो आप खुद ही कर लेंगे। ये कहानी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कौन जानता है। मैं तो नहीं जानती, लेकिन बचपन में मेरी दादी सुनाया करती थी पंजाबी में। बड़े होने तक ये कहानी भूल गई, लेकिन फिर जब एक दिन वापस याद आई तो ऐसे आई कि मेरी आंखों से आंसू बहना रुके ही नहीं। और तब से लेके अब तक ये कहानी मेरे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें इतनी पावरफुल होती हैं कि वो बहुत ही सिंपल होती हैं, और इतनी सिंपल होती हैं कि हम उनके पीछे की पावर देख ही नहीं पाते। लेकिन थैंकफुली क्योंकि मेरी इनसाइट इंट्यूशन खुली हुई है, इसलिए मैं फटाफट इसका पर्सपेक्टिव समझ पाई। ज़िंदगी को देखने का मेरा नज़रिया वैसे भी ऐसा है कि जो मेरे साथ अच्छा हो, बुरा हो, जो हो और जो ना हो, मैं उस सब के पीछे ईश्वर का प्यार देखती हूँ। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिन्हें ये करने में अभी मुश्किल आती है, तो ये कहानी वो काम करेगी। जब भी मुश्किल हो इस कहानी को याद कर लीजिए। इस कहानी के बारे में पहले मैं लिख चुकी हूँ एक आर्टिकल में, लेकिन पहली बार यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मेरे दिल ने कहा ऐसा करने के लिए। सो माय ब्यूटिफुल लिसनर्स, वेलकम टू होलनेस एंड सोल मैटर्स विद शुचि। शुचि को यानी मुझे ये कहानी मेरी दादी बचपन में सुनाया करती थी। कोई बहुत बड़ा अर्थ या सार समझाने के लिए नहीं, और ना ही मेरा वो मकसद होता था सुनने के लिए। बच्चे तो सिर्फ कहानियां एंटरटेनमेंट के लिए या फिर बोर्डम से दूर रहने के लिए ही सुनते हैं, और मेरा भी वही मकसद होता था। और दादियों और नानियों का तो काम ही होता है कि कहानी इसीलिए बच्चों को सुनाना। किसी की दादी नानी के पास कहानियां ज्यादा होती हैं, किसी के पास कम होती हैं। मेरी दादी के पास प्यार ढेर सारा होता था, एंड टू टॉप इट डेमोन्स्ट्रेटिव लव। लेकिन कहानियां थोड़ी कम होती थी, लेकिन इसीलिए जो थोड़ी बहुत होती थी वो याद भी रहती थी। और उन्हीं में से एक ये कहानी है। इसकी पावर कितनी थी ये तो बड़े होने पर जब आंखें खुली तभी समझ आया। तो ये एक बहुत पुराने समय की, प्राचीन समय की कहानी है, कम से कम मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोक स्टोरीज़ जो हैं वो पुराने समय से ही कहीं से निकल के आती हैं। और वैसे भी कोई भी कहानी सुने और उसमें शुरुआत में ऐसे नहीं बोला जाए कि ये बहुत पुराने समय की बात है, तो फिर कहानी सुनने का मज़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो ये कहानी बहुत पुराने समय की ही है, और इसमें जो 2 मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं, वो है थोड़ी-सी क्लीशेड नाम है, लेकिन वो है रामू और श्यामू। यही नाम ज़्यादातर हमारी कहानियों में यूज़ होते हैं काफ़ी, और मेरी दादी ने यही नाम बनाए बताए थे, तो मैं ये अनचेंज्ड रखूँगी। तो रामू और श्यामू बहुत ही ज़्यादा डीप जो है उनकी फ्रेंडशिप थी, बहुत घनिष्ठ मित्र थे वो। आउटर पर्सनैलिटीज़ में स्ट्रेंजली वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे एक दूसरे से, कुछ भी मिलता नहीं था। तो फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब ऐसे 2 जनों के बीच में फिर भी इतनी पक्की दोस्ती थी, तो कुछ ज़रूर सोल लेवल पे रिश्ता रहा होगा या कुछ कार्मिक रहा होगा। तो एनीवे, ये जो 2 दोस्त थे रामू और श्यामू, उसमें से रामू जो है वो इस तरह का था जिसे अभी के समय में हम बोलेंगे वर्ल्डली वाइज, स्ट्रीट स्मार्ट। अपना काम कैसे निकालना है, लोगों से बात कैसे करनी है, अगर काम सीधी उंगली से नहीं होता तो टेढ़ी उंगली से कैसे निकालना है, थोड़ा-सा झूठ भी बोल देना है, थोड़ी-सी डिसऑनेस्टी भी कर देनी है, थोड़ी-सी अगर बैक बाइटिंग की ज़रूरत हो तो वो भी कर देना है, थोड़ा-सा डिप्लोमेसी, सब कुछ कैसे करना है बेसिकली स्मार्टली, श्रूडली, अपना काम निकलवाने के लिए, वो सब उसे अच्छे से आता था। रास्ता चाहे जैसा भी हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, बस काम बनना चाहिए। तो थोड़ी इस तरह की पर्सनैलिटी थी, थोड़ी चालाक किस्म की। ऑन द अदर हैंड जो शामू था वो थोड़ा-सा जिसे हम बोलेंगे सिंपलटन था, नाइव, दिल का भला था, अच्छा था, दूसरों के हक की बात भी करता था, कभी-कभी तो अपना हक भी भूल जाता था, थोड़ा-सा शर्मीला था, थोड़ा-सा डरपोक भी था, लेकिन दिल का अच्छा था, इंटेंशंस प्योर थी, इंटेंशंस अच्छी थी, ईश्वर से जुड़े रहना चाहता था, सच बोल के काम करना चाहता था, ठीक तरीके से, ठीक रास्ते पे चल के।
चाहे लंबी कतार में लगना पड़े उसके लिए, लेकिन रास्ता ठीक हो। तो किसी का बुरा नहीं चाहने वाला, किसी को दर्द हो तो उसे दर्द महसूस होता था। तो बेसिकली एक सिंपल जो इंसान है जिसको ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं थी, कभी-कभी धोखा भी खा जाता था, इस तरह का इंसान था। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा बहुत सरप्राइज़िंग था कि उनकी दोस्ती फिर भी इतनी पक्की कैसे थी। तो कहानी आगे बढ़ती है। तो एक जिस प्रदेश में वो रहते थे, एक समय ऐसा आया कि उस प्रदेश में, जैसे कि हम आजकल कभी बोलेंगे डिप्रेशन का टाइम हो गया, उस तरह का इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम हो गया उस राज्य में। तो सब कुछ काम बंद होने लगा, लोगों के काम जाने लगे, खेती पर असर पड़ने लगा, खाने पर असर पड़ने लगा और लोगों को बहुत मुश्किल आने लगी। तो ऐसे थोड़े समय तक जब चलता रहा तो जो रामू था, जो स्ट्रीट स्मार्ट था, अपॉर्चुनिस्ट था, उसने कहा कि हम एक दूर जो बहुत राज्य है वहाँ पर चलते हैं जहाँ पे अभी भी बहुत सब कुछ फल रहा है, फूल रहा है, वहाँ के राजा बहुत माने जाते हैं। तो वहाँ पर हम जब पहुँचेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ पर रहते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा-सा सोचकर शामू को भी लगा कि शायद रामू ने कहा है, उसे इन सब चीज़ों की समझ होती है, तो ठीक ही है, तो हम यही करते हैं, वहीं चलते हैं। तो रामू के मन में तो ये था कि मैं कुछ ना कुछ करके, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं कैसे ना कैसे तो अपना काम बना ही लूँगा। शामू के मन में था कि जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी होगी, कुछ मौका होगा, तो वहाँ पर अगर मैं मेहनत करने को तैयार होऊँगा समझदारी से, तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। तो दोनों के अलग तरीके थे, लेकिन मकसद वही था कि कुछ अच्छी बेहतर ज़िंदगी हो सके। तो दोनों निकल दिए एक दिन अपना थोड़ा बहुत जो सामान था वो लेकर। और पुराने समय की क्योंकि ये बात है, तो उस समय हवाई जहाज या शिप्स या गाड़ियाँ या ऐसे कुछ ट्रांसपोर्ट तो होता नहीं था। तो जंगल में से निकल के जाना था, एक बहुत घने जंगल में से बहुत लंबा रास्ता काट कर उस प्रदेश तक जाने का तरीका था, वही तरीका था। तो दोनों दोस्त थोड़ा बहुत जो भी खाना होता है वो लेकर चल पड़ते हैं। अब जंगल बहुत घना था, जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था वो सफ़र, लेकिन वो चलते रहे धीरे-धीरे एक दूसरे का साथ देते हुए, क्योंकि जैसे भी थे वो, लेकिन उनकी मित्रता आपस में बहुत पक्की थी, घनिष्ठ थी। जैसे मैंने कहा पर्सनैलिटीज़ आउटर बहुत डिफरेंट थी, तो हो सकता है ये जो फ्रेंडशिप थी ये सोल लेवल की हो, कार्मिक हो, लेकिन जैसे भी था वो एक दूसरे के लिए अच्छे थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बाकी बाहर जैसे भी हों। तो उनका ये सफ़र चलता रहा, बहुत मुश्किलें आई, परेशानियाँ आई, एक समय आकर खाना भी ख़त्म हो गया। तो पेड़-पौधों से जो फल मिलते हैं, कैसे भी उन्होंने अपना काम चलाना शुरू किया, जंगल का रास्ता कटता रहा, धीरे-धीरे कटता रहा और फाइनली एक ऐसा समय आया जब बहुत ज़्यादा वो लोग थक गए, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बस निराशा सी हो गई कि कितना लंबा और रास्ता है, कितना समय और लगेगा और अब हम थक गए हैं और हमसे चला नहीं जा रहा है, तो बिल्कुल आगे चलना मुश्किल हो रहा है। इस तरह का थकावट हो गई, भूख शरीर में ज़्यादा हो गई, नींद नहीं आ रही थी ठीक से। तो इस तरह का ये जो था, बस जैसे जिसको बोलते हैं ना ऑन द लास्ट थ्रेशहोल्ड ऑफ पेशेंस, बिल्कुल आखिरी अपने पेशेंस के लेवल पे आ गए थे, पेशेंस, स्ट्रेंथ, करेज के लास्ट जो पॉइंट होता है उस पे आ गए थे। तो फिर भी वो चलते रहे, उन्हें लगा कि अब कुछ ना कुछ तो होगा ही, कभी ना कभी तो जंगल ख़त्म होगा ही, हम उस प्रदेश तक पहुँचेंगे ही। तो जब ये रास्ता आगे थोड़ा-सा कुछ और बढ़ता रहा और एक ऐसा समय आया जब उन्हें लगने लगा कि शायद अब जो है जंगल जो है अगले दिन शायद ख़त्म हो जाए और हम प्रदेश में पहुंच जाएं। तो उस दिन उन्हें एक झटका लगा। अम, जो एक रामू था उसको तो एक जिसको हम बोलते हैं अच्छा या मज़ेदार झटका मिला। उसको कहीं पे मिट्टी में कुछ उसका पैर ठुकराया और उसने वहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे थे, जंगली पेड़ पौधे, तो उनको हटाया, उनको थोड़ा-सा मेहनत करके उसकी मदद शामू ने भी की, उसने सब कुछ हटाया। तो उसको एक बहुत बड़ी-सी अंदर पड़ी हुई पेटी मिली जिसको बोलते हैं ट्रंक। उसने उस पेटी को बाहर निकाला जो ज़मीन में गड़ी हुई थी, उसको बाहर निकाला तो उसके अंदर इतने सारे जो है सोने के बेसिकली बर्तन थे, ज्वेलरी थी, सोने से भरी हुई थी, वो सोने के सामान से भरी हुई थी वो पेटी। तो आप सोच सकते हैं वो पाकर रामू की तो जो है खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे लगा कि शहर पहुँचूँ या नहीं पहुँचूँ, मेरा तो यहाँ किस्मत बदलने का, चमकने का जो काम था वो यहीं पर हो गया। मुझे तो इतनी बड़ी पेटी मिल गई है जो सोने से भरी हुई है, सोने की चीज़ों से भरी हुई है। तो ये तो मुझे उसकी यही सब सोच के उसकी थकावट, उसकी भूख, उसकी प्यास, उसकी बेचैनी शरीर में और पैरों में जो वुंड्स थे, जो चोटें लगी हुई थी इतने दिनों से चल-चल के, खरोंचें लगी हुई थी, वो सब भूल गया। उसे लगा यहीं से मेरा तो परिवर्तन यहीं से हो गया।
और वहीं जब वो थोड़ा-सा आगे बढ़े, अपनी वो पेटी को उठाकर रामू और उसके साथ में शामू जब वो थोड़ा-सा आगे बढ़े, रामू में ऑफ कोर्स नई जान आ गई थी कि अब तो ये जंगल जितना भी है, थोड़ा भी बचा या ज़्यादा भी मैं पार कर ही लूँगा, क्योंकि अंदर से इनर उसको हैप्पीनेस आ गई थी। वहीं पे सडनली जो शामू है उसके पैर में एकदम से बहुत ज़ोर से एक काँटा लगता है और वो वहीं चिल्ला उठता है। अपने पैर को इंस्टिंक्टिवली पकड़ता है और पैर की तरफ देखता है तो पैर लहू-लुहान होता है, खूनो-खून होता है। बहुत बड़ा काँटा होता है, वो वहीं बैठ जाता है और क्योंकि भूख, प्यास, थकावट, बेचैनी से वो परेशान था, चोटें भी लगी हुई थी शरीर पे, पैरों पे छाले थे, तो अब उसकी पेशेंस खत्म हो चुकी थी और ये जो काँटा लगा, दिस वाज़ द लास्ट स्ट्रॉ, ये लाइक द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अब तो वो बिल्कुल टूट गया। दर्द से कराया और उसने जैसे काँटा अपने पैर से निकाला तो उसकी पेशेंस और उसकी जो अच्छाई और जो सब कुछ सँभाल के रखा था, सब जैसे बाँध होता है ना, फू टूट जाता है और बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ और शायद ज़िंदगी में से कुछ थोड़े से जो उसके ऐसे कुछ मौके हुए थे, उसमें से ये एक मौका था जब वो ईश्वर के प्रति उसने अपना गुस्सा निकाला, उसने अपना दर्द निकाला, उसने अपनी निराशा जताई और बोला कि ये क्या किया भगवान आपने मेरे साथ? आपने मेरे साथ ये क्या किया? मैं समझ नहीं पाया। अम मैंने इतनी अच्छाई दिखाई, मैं अच्छा बनने की कोशिश हमेशा दिल से करता रहता हूँ क्योंकि वही मैं हूँ, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपने मुझे आज ऐसे करके काँटा दे दिया मेरे पैर में जब मैं और सह नहीं पा रहा हूँ, जब मैं कुछ अच्छा चाह रहा हूँ तो आपने मुझे ये चोट दी, ये खून दिया, ये काँटा दिया और उसी मिट्टी में से रामू के लिए सोने से भरी पेटी आई, मुझे उसका दुःख नहीं है। लेकिन आप जब मुझे मेरे साथ ऐसे करते हैं जबकि मैं सब ठीक करने की कोशिश करता हूँ, सही चीज़ पे चलने की कोशिश करता हूँ, जब मेरे साथ आपने ऐसा किया तो मुझे आज इस चीज़ का बहुत दुःख है और मैं ये दुःख आपसे जताए बिना नहीं रह सकता। तो थोड़ी देर बाद जैसे भी है निराश होके बिल्कुल निराश दुखी मन से वो एक पेड़ के नीचे पहुँचा और वहाँ पे रामू भी थोड़ी दूर सो गया। उन्हें यकीन था अगले दिन तो दूसरा राज्य आ ही जाएगा और शामू भी थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे सो गया। बहुत दुखी था शामू का मन, दिल में बहुत दर्द भरा हुआ था, ईश्वर से निराशा थी, जैसे पेसिमिज़्म था, जैसे मैंने कहा कहानी के शुरू में कि अगर जैसे कि दिल में अगर कठिनाई से अब कोल्डनेस आ जाती है ना, एक की निराशा आ जाती है, स्केप्टिसिज्म, सिनिसिज्म की कुछ अच्छा है ही नहीं, दुनिया बेकार है, अच्छे होना भी बेकार है, ऐसी फीलिंग आ गई उसके अंदर। और ख़ैर वो जैसे भी आँखें बंद करके थोड़ा-सा सोया। बीच रात में उसकी थोड़ी-सी नींद खुली, जो नींद खुली तो उसे ऐसे लगा जैसे कि ईश्वर, उसके इष्ट देवता साक्षात उसके सामने खड़े हुए हैं, एकदम रोशनमय, आँखें चौंधी आईं उसकी और उसने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ज़्यादा कर सके, जैसे एक आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, ईश्वर की ही आवाज़ हो सकती थी वो और उस आवाज़ ने उसको कहा कि शामू मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो तुमने बोला था मैं उसका तुम्हें अर्थ समझाना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि जो तुम्हारा दोस्त है रामू, जिससे हम जानते हैं कि जो सही रास्ता नहीं पकड़ता लेकिन उसकी किस्मत उसका फिर भी साथ देती है, तुमसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें उसके सामने उसके लिए होती हैं जो तुम्हें लगता है, उसकी किस्मत ज़्यादा चमकती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि आज के दिन जो है उसको अपने पुरानी किस्मत का, जो जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, जो पुराने जन्मों में उसने सब कुछ अर्न किया था, कमाया था, उस सब का मिला-जुला कर उसको आज तक, आज के दिन उसको, आज के आने वाले दिन उसको राजपाट मिलना था। पूरे एक किसी राज्य का राजपाट मिलना था, राजा बनना था बहुत बड़े राज्य का। लेकिन उसका वो जो कमाई हुई, जो उसकी उसका रिवॉर्ड था, जो भी उसने प्रारब्ध से कमाया था, वो उसके अभी के कर्मों के कारण कम हो होकर, डाइल्यूट हो होकर, छोटा हो होकर एक सिर्फ़ पेटी बन के रह गई। सोने के सामग्री की पेटी, एक छोटी-सी पेटी जिसको पूरा राजपाट मिलना था, उसको सिर्फ़ एक पेटी बच गई, जिसको तुम समझ रहे हो कि बहुत बड़ी चीज़ मिली, लेकिन उसको पेटी के बजाय राजपाट मिलना था। वो राजपाट समझ लो छोटा, छोटा, छोटा होके सिर्फ़ एक आखिरी पेटी बच गई, जो भी वो खर्च कर ही देगा। तुम्हें आज के दिन काँटा लगा है, लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हारे पुराने कुछ कर्मों के कारण, पिछले जन्म के जो कर्म थे जिनको झेलना पड़ता है, जिन्हें रिज़ॉल्व करना पड़ता है, उनके कारण तुम्हें आज के दिन फांसी की सज़ा मिलनी थी, फांसी लटकना था। लेकिन वो तुम्हारी फांसी की जो सज़ा है, वो तुम्हारे अभी के अच्छे कर्मों की वजह से, अभी के अच्छे होने की वजह से जो है वो फांसी कम हो के, छोटी हो के सिर्फ़ एक काँटा बन के रह गई और वो काँटा तुम्हारे पैर में आज चुभा है, चुभा, तुमने निकाल दिया, लहू निकला, कर्म खत्म हो गया, लेकिन तुम्हें फांसी नहीं लगी। वो फांसी थी जो तुम्हें मिलनी थी, वो फांसी सिर्फ़ एक काँटा बन के निकल गई।
तो जब ये सुना शामू ने, उसकी दुनिया जैसे बदल गई। दिल में जितना दर्द था, जितना भी दुख था, जितना भी गुस्सा आया था, वो सब पिघल गया, क्योंकि वो तो तैयार था, वैसे ही ईश्वर के करीब था। वो सब समझ गया, सब चीज़ों का अर्थ समझ गया, और वापस उसने अपने ईश्वर को शुक्रिया किया, ग्रैटिट्यूड दिया कि मैंने ऐसा सोचा भी कैसे कि मेरे साथ कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ होगा, या वो नहीं हुआ होगा जो मेरे लिए बेहतर है, मेरी बेहतरी के लिए हो, मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। और पक्के इरादे से कि अब जो भी आगे होगा अच्छा ही होगा, अब तो बेहतर ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा, इस अपने विश्वास को और पूर्ण करके और बड़ा करके उसने ठान ली। दिल में खुशी के साथ, बहुत बड़ी खुशी, जितनी खुशी पहले भी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी, ऐसी खुशी के साथ ओत-प्रोत होके, पूरी ऑल परवेडिंग जॉय, थैंकफुलनेस एंड हैप्पीनेस के साथ शामू जो था, उसने वो जानता था उसकी ज़िंदगी अब बदल जाएगी, चाहे आगे के प्रदेश में जो हो, जो नहीं हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी इसी वक़्त बदल चुकी थी। तो कहानी तो इतनी ही थी, और जैसा मैंने कहा, अगर ना समझ आए तो एक बच्चों की कहानी है सिर्फ मज़े के लिए, लेकिन समझ आ जाए तो इससे पावरफुल एक टूल नहीं है किसी के भी हाथ में अपने आप को ये बताने के लिए, ये समझने के लिए कि ज़िंदगी में जो भी होता है, और ख़ासकर जो हमें लगता है बुरा है, अनकम्फ़र्टेबल है, पेनफुल है, क्रूअल है, वो हमारे लिए क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसके पीछे का अर्थ क्या है। क्योंकि याद रखिए, हम अपने इस छोटे से दिमाग से, थ्री डायमेंशनल थॉट प्रोसेस से, लिमिटेड फाइव सेंसेस से नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है उसके पीछे का मायने क्या है, वो अच्छा है या बुरा है या कैसा है। हम सिर्फ अपनी फाइव फिजिकल सेंसेस से जितनी इंफॉर्मेशन आती है, जितना फील होता है, जितनी थोड़ी सी समझ आती है, उससे हम बस अपना दिमाग चलाते रहते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ वाइट, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड। हम उतनी सी समझ से लगाते रहते हैं, अपनी छोटी सी ईगो बेस्ड परसेप्शन से, अपने थोड़ी सी फाइव सेंसेस की लिमिटेड समझ से। लेकिन बियॉन्ड दैट रियलिटी क्या है, सच क्या है, वो हमें समझ ही नहीं आता है, क्योंकि हमारी इनसाइट, हमारी नज़र, हमारी सोच, हमारी परसेप्टिव एबिलिटी अभी तक फाइव सेंसेस में लिमिटेड है, वहाँ तक पहुँची ही नहीं है। तो अगर नहीं पहुंची है वहाँ तक, तो ये स्टोरी काफ़ी है समझाने के लिए, जब भी ऐसा कोई समय आए जब लगे ज़िंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है और किसी और के साथ सब कुछ सही हो रहा है, अपने आप को बताने के लिए कि आप समझ भी नहीं सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जिसके साथ अच्छा हो रहा है, आपको नहीं पता कि क्या और अच्छा हो सकता था, या उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो अच्छाई खोती जा रही है, जो रिवॉर्ड्स मिलने थे वो कम होते जा रहे हैं। और आपको ये भी नहीं पता कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है उससे शायद कुछ और बुरा हो सकता था, या और बुरा होना था, लेकिन आप कितने प्रोटेक्टेड हैं। जो बुरे में भी है, आपको किसी शक्ति ने प्रोटेक्ट किया हुआ है उस तरह से, जो आप देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये अगर आपको समझ आ जाए तो आपका दिल ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा, मुश्किल से मुश्किल समय में भी, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि इस समय में भी जो आपको सबसे मुश्किल शायद लग रहा है, देयर इज अ बिग सिल्वर लाइनिंग इन योर लाइफ एट ऑल टाइम्स, जो आप देख ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन बशर्ते आप सही रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि याद रखिए, नेचर या डिविनिटी या गॉड या भगवान या सोर्स, क्राइस्ट, अल्लाह, जो भी हम कह लें, वो हमारी मदद तभी करते हैं जब हम खुद सही रास्ते पे चलने की पूरी इंटेंशन रखते हो, प्योरिटी से। जितने हम प्योर होते हैं, जितने हम अच्छे रास्ते को पकड़ने की पूरी इंटेंशन और कोशिश करते हैं, उतना ही डिविनिटी हमारा साथ देती है, एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो अगर आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं या चलने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए पूरे मन से काम करते हैं सही रास्ते पे, ये बिना सोचे कि गलत रास्ते से शायद कुछ जल्दी मिल जाएगा, तो ऐसे रास्ते पे चलने से आपका डिविनिटी बहुत पावरफुली सपोर्ट करेगी, साथ देगी। शायद ऐसे समय आए जब आपको लगे कि डिविनिटी आपका साथ नहीं दे रही, आप अच्छा करते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं फिर भी, लेकिन वो सिर्फ एक वेल होगी, वो सिर्फ एक गलत परसेप्शन होगी, जिसके कारण आपकी आंखों के सामने सच नहीं दिख रहा है, क्योंकि शायद अभी आप वहां तक पहुंचे नहीं है कि आपकी सच के लिए परसेप्शन ठीक हो सके। तो उस समय अपने आप को सिर्फ ये स्टोरी का रिमाइंडर दें, ताकि आपकी जो इनर एनर्जी है वो वापस आ जाए, आपका जो ऑप्टिमिज्म खोया हुआ, खोई हुई स्पिरिट है, इनर स्पिरिट, वो वापस पावरफुली आ जाए, और यू आर ऑलवेज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड to move on forward with your life with a renewed sense of energy, joy, thankfulness and vigor, knowing कि जो हो रहा था
हो रहा है और होएगा आपके साथ जब तक आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, वो अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि शामों की तरह हम सबके सामने भगवान जो है साक्षात प्रकट हो जाएँ। लेकिन समझने की बात ये है कि ज़िंदगी में जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, वो भगवान की तरफ से ही हमारे लिए मैसेज होल्ड करता है। जब हम ये बात परसीव करने लग जाएँ, तो हर चीज़ हमारे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड क्रिएट करेगी। और जब हम ग्रैटिट्यूड की स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा रहना सीख जाएँगे, तो हम खुद ही देखेंगे हमारी जीवन की जो तरीका है रहने का, हमारे जीवन में जो चीज़ें होती हैं, कैसे बदलना शुरू कर देंगी। अच्छी चीज़ें बढ़ती जाएँगी, बुरी चीज़ें घटती जाएँगी और उन चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया बदलता जाएगा जिन्हें हम पहले अच्छा नहीं समझते थे या इनकन्वीनिएंट समझते थे, वो चीज़ें भी अच्छी लगने लगी। नेक्स्ट टाइम जब आपको दिल भर के जीवन को कोसने का मन करे और आपके पास इतनी इनसाइट या परसेप्शन नहीं हो कि आप डायरेक्टली समझ पाएँ कि 3 डायमेंशनल तरीके से ज़िंदगी को नहीं देखना, ज़िंदगी तो कुछ और ही कर रही है जो हम देख नहीं पाते, तो ये कहानी याद कर लीजिए। अपने आप वही काम हो जाएगा जिस काम की तरफ आपको ज़िंदगी बढ़ा रही है। तो आई होप ये कहानी आपको वाक़ई ही उस ग्रैटिट्यूड की स्टेट से कनेक्ट करे, जिस ग्रैटिट्यूड की स्टेट में आप ईश्वर के प्यार को अपने जीवन में, अपने दिल में फ़ील करते हैं। बिकॉज़ रिमेंबर ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वेज़ टू बी। So practice gratitude and watch how your life changes.